नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों में जहां से गंगा और यमुना होकर गुजरती हैं, वहां पर भीषण बाढ़ आई हुई है। लाखों लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार और एनडीआरएफ ने कोशिश बहुत की, लेकिन उसके बाद भी बाढ़ की तबाही कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इलाहाबाद से शुरू हुई ये बाढ़ अब बलिया, गाजीपुर, बनारस, चंदौली जैसे मिर्जापुर जैसे जनपदों में हाहाकार मचा रही है। बलिया, गाजीपुर और वाराणसी, चंदौली, इलाहाबाद में स्थिति ये है कि शहर में भी पानी कई मोहल्लों में, कई पॉश इलाकों में घुस गया है। ग्रामीण क्षेत्र में तो गिनती ही नहीं है, क्योंकि अभी भी यूपी की सरकार सर्वे करा रही है कि इस बाढ़ की वजह से तबाही कितनी बड़ी हो गई है। आज सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और बाढ़ की समीक्षा की है, और कल वो खुद एरियल सर्वे करने के लिए इलाहाबाद से होते हुए वाराणसी, चंदौली और बलिया, गाजीपुर के एरिया का फिर से दोबारा दौरा करने के लिए निकल रहे हैं। लेकिन ये बाढ़ की विभीषिका में उत्तर प्रदेश हर साल जूझता है। आखिर हम क्यों उत्तर प्रदेश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं? बाढ़ से हर साल लाखों लोग परेशान क्यों होते हैं, विस्थापित क्यों होते हैं, जान माल का नुकसान क्यों होता है, लोगों की संपत्ति का नुकसान क्यों होता है, फसलें क्यों तबाह होती हैं, और क्या कारण है कि हम इसका कोई स्थायी समाधान इस देश में, भारत जब चांद पर पहुंच गया, चंद्रमा पर पहुंच गया, मंगलयान भेज दिया गया, लेकिन धरती पर जो समस्या है उसका निदान अभी तक खोजा नहीं जा सका है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि इस बाढ़ की विभीषिका से उत्तर प्रदेश को आखिर बचाया कैसे जाए, क्योंकि हर साल अरबों का नुकसान, तमाम जान माल का नुकसान इस प्रदेश में होता है। ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या को कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने चुनावी एजेंडे का हिस्सा नहीं बनाती, क्योंकि ये अस्थायी समस्या है। लाखों लोग जिससे परेशान होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वो कभी एजेंडा नहीं होती है। तो इसी खास विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ चमान स्टूडियो मौजूद हैं। डॉक्टर वेंकटेश दत्त मेरे साथ मौजूद हैं। नदी और पर्यावरण मामलों के बड़े विशेषज्ञ हैं और बाढ़ के मामलों में जानकारी में सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं उत्तर प्रदेश के। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि बाढ़ क्यों आता है और समाधान हम इसका क्या निकाल सकते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर विभूति राय मौजूद हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं भूगर्भ विज्ञान में। तो ये भी बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे प्रोफेसर राय से कि हम कैसे नदियों का संजाल ठीक करें और कैसे अपना सिस्टम दुरुस्त करें कि लाखों लोगों को हम बाढ़ की आपदा से बचा सके। मोहसिन रजा यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता और मोहम्मद साहिद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत आप चारों का। डॉक्टर वेंकटेश दत्त, सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि इस बार गंगा और यमुना में ही खासकर इतनी बड़ी बाढ़ क्यों आई? और मैं देखता हूं पश्चिम तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इलाहाबाद और उसके आगे का सिलसिला देखते हैं तो बाढ़ बहुत भयानक है। क्यों? देखिए, इस बार गंगा और यमुना की जो जितनी सहायक नदियां हैं उसके ऊपरी हिस्सों में काफी ज्यादा बारिश हुई है। जो हिमालयन कैचमेंट है, आपको ये जानना होगा कि गंगा में कई नदियां मिलती हैं जो कि नेपाल और उत्तराखंड से आती हैं, और इसका एक बड़ा कैचमेंट हिमालयन हिस्सों में होता है। और ये छोटी छोटी सहायक नदियां अपने साथ बाढ़ का पानी ढोकर गंगा नदी में लेके आती हैं। लेकिन अगर रास्ते में उन नदियों पे कोई अवरोध हो या कोई एम्बैंकमेंट बना हो या कोई डैम बना हो जो इनके फ्री फ्लोइंग नेचर को इफेक्ट करता हो, तो जाहिर है कि सारा का सारा पानी जो है हमारे इन नदियों में आएगा। तो अभी जैसा देखने में आया है कि बिहार या यूपी में अभी बारिश इतनी भी ज्यादा नहीं हुई जितनी बाढ़ होके आई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये एक मानव जनित त्रासदी है जिसको अवॉइड किया जा सकता है। हो ये रहा है कि ये हमारे जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रीम्स है, मतलब जो जितनी नदियों का पानी जो जैसे गंगा में आता है, इसमें आपके कोसी, शारदा, गंडक, नारायणी, कई सारी नदियां हैं जो तिब्बत और नेपाल से होकर इसमें आती है और अपने साथ बहुत सारे सिल्ट लोड लेके आती है। नदियों के अंदर इतनी ऊर्जा होती है पहाड़ी क्षेत्रों से निकलकर कि तराई बेल्ट में आते ही वो अपनी एनर्जी को खोती है और सारा का सारा विस्तार लेती है। लेकिन हुआ क्या कि आज हम नदी के जलोढ़ क्षेत्र या फ्लड प्लेन में हम अपने आवासीय हिस्सों को दे रहे हैं, वहां पे लोग सेटल हो रहे हैं, जबकि फ्लड एक नेचुरल प्रोसेस है। हमें यह समझना होगा कि नदी का संक्रमण काल होता है फ्लड के दौरान नदियों का डिस्चार्ज करीब 100 गुना भी बढ़ सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि 10 से 100 गुना अचानक 2-3 दिनों में फ्लैश फ्लड्स होते हैं
तो इन तो नदियों आपके कहने का तात्पर्य यह है कि हम फ्लड एरिया में रेजिडेंशियल कॉलोनी या लोग आकर बस गए हैं, फसलें लगाने लगे हैं, इस नाते ये तबाही ज्यादा होती है क्योंकि ये इनका नेचुरल फ्लो है इतने बिल्कुल, डिस्चार्ज का। देखिए ये तो एक है, इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कारण है। जैसे हिमालयन क्षेत्रों में बहुत भारी मात्रा में डिफॉरेस्टेशन हुए हैं, जिससे सिल्ट लोड नदियों में काफी बढ़ा है। नदियों में गाद की वजह से नदियों का विस्तर ऊपर हो गया है। मतलब ये समझिए कि नदी का तल अगर ऊपर उठता है तो पानी कहाँ फैलेगा? आपके आवासीय इलाकों में आएगा। तो कहीं न कहीं जो सिल्टेशन भारी मात्रा में हुई है, नदियों के जो फ्री फ्लोइंग नेचर में जो अवरोध पैदा किए गए, इसकी वजह से यही बाढ़ आती है। जी। प्रोफेसर विभूति राय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब ये बाढ़ उत्तर प्रदेश में हर साल आती है, हर बार बहुत तबाही करके जाती है, आप लोगों ने कोई एक रिसर्च प्लान, कोई डेटा, कोई एनालिसिस क्यों नहीं अब तक तैयार किया कि बाढ़ का दरअसल वास्तविक वजह क्या है और कैसे हम इसकी विभीषिका को कम कर सकते हैं, कैसे इसके इम्पैक्ट लेवल को कम कर सकते हैं? कोई इस तरह की रिसर्च, कोई रिपोर्ट, कोई जानकारी, तो इसकी रीजनिंग क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, मुख्य रूप से जैसे हमारे मित्र वेंकटेश भाई ने कहा, हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, मुख्य रूप से यहाँ दो प्रमुख नदियां गंगा और यमुना है, जिसका कि उद्गम स्थान हिमालय का क्षेत्र है। परंतु ये पूरा जो मैदान है, भारतवर्ष में सबसे अधिक जल के मामले में यहाँ पर उसका पूरा एरिया, इससे जल से हमको बहुत अधिक मात्रा में जल मिलता है। जहां तक प्रश्न है, इसको अगर हम भौगोलिक रूप से देखें तो ये दोनों नदियों के तीन हिस्से हैं, एक शुरुआती हिस्सा, एक मध्य का हिस्सा और एक बाद का हिस्सा। ये तीन हिस्से ऐसे हैं जिसमें कि जब तक संगम में गंगा में यमुना नहीं मिल जाती, तब तक ये पूरा का पूरा क्षेत्र अन्य छोटी नदियों से भरा हुआ है। और आमतौर पे पिछले जैसे 7-8 साल में हमने देखा, 2008 में बहुत अधिक मात्रा में प्रेसिपिटेशन या पानी बरसा था और उसके बाद 2016 में ऐसा आया। नहीं, इस बार तो बारिश भी इतनी नहीं हुई डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है, ये बारिश हम लखनऊ में ना देखें, अगर हम पूरे उत्तर भारत में भी अगर आप देखें, लेकिन ये जो नदियां हैं, इनका जैसे मैंने स्रोत बताया कि हिमालय क्षेत्र है, और यहाँ करीब 10 दिन पहले अगर आप ध्यान करें तो हिमालय क्षेत्र में बहुत अधिक वर्षा हो रही थी और उस पानी को नीचे आते सरकार इसके पीछे की रीजनिंग दे रही है कि केन और बेतवा, जो मध्य प्रदेश की दो प्रमुख नदियां जो यूपी और मध्य प्रदेश में बहती हैं, इन दोनों का पानी फ्लडेड होकर यमुना में आया और वही आगे जाकर गंगा में मिक्स हुआ। नहीं, इनका तो आया ही आया। देखिए, ये जो नदियां दक्षिण से आती हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से, आमतौर पर इसमें पानी बहुत कम होता है, परंतु इस वर्ष ऐसा हुआ कि मध्य प्रदेश में भी बहुत अधिक वर्षा हुई और अभी भी हो रही है। तो वो जल कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके बड़ी नदियों में मिलता है, चाहे वो केन हो, बेतवा हो, चंबल हो, इन सभी नदियों से पानी जो है अंत में यमुना में मिला और यमुना से जाके गंगा में मिला। ऑलराइट, मोहसिन रजा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि आपने तो गंगा पर एक मंत्रालय भी केंद्र सरकार ने बना दिया, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूं कि गंगा ने ही सबसे ज्यादा तबाही इलाहाबाद से लेकर बलिया तक मचाई है। देखिए, और आप लोग नाकाम रहे लोगों को फैसिलिटेट करने में। देखिए ब्रजेश जी, जैसा कि डॉक्टर वेंकटेश ने अभी विस्तार से सारी जानकारी दी कि जो अवरोधक हैं नदियों के और जो जिस तरह से वहां पर सिल्ट हैं, ये सब चीजें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें आती हैं और उसके बाद जब फ्लड आता है तो वो कहीं शहरों में और कस्बों में घुस जाता है। दूसरी बात, डॉक्टर राय ने जो बात कही, उसको भी अगर हम प्रोफेसर राय की बात को लेकर चलें तो अभी बात हो रही कि वहां बाढ़ और पानी बरस रहा है। आपने एक सवाल किया कि मध्य प्रदेश का पानी यहां की सरकार कह रही आ रही, अब तो आपके पास वेदर फोरकास्ट है। अब वेदर फोरकास्ट के बाद भी आप अगर सचेत न रहें, ये देखिए, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है, ये नेचुरल चीज है, लेकिन हमारे पास जब यही तो मैं कह रहा हूं कि आपके पास सारी फैसिलिटी है, आप कम से कम समय पर सूचना मौजूद है, उसके बाद भी हम ये समस्या का समाधान ना कर पाए, रेस्क्यू ना पहुंच पाए, लोगों का खाना ना पहुंच पाए, उनको सही जगह पर, सुरक्षित जगह पे ले ना जाया जाए, तो सरकार का फेलियर भी माना जाता है। ठीक है, वो थोड़े दिन की एक परेशानी है, लेकिन आम जनमानस जो परेशान है उसकी जिम्मेदारी सरकार की। मोहम्मद साहिब, जहां भी सरकार, इतनी बड़ी बाढ़ आई 28 जिलों में और आरोप है कि आप लोग नाकाम रहे उस बाढ़ की समस्या से निपटने में और विस्थापितों को ठीक से समुचित व्यवस्था आप नहीं कर पाए, और बाढ़ का अलर्ट पहले से भी था, उसके बावजूद आपके इंजीनियरों ने कोई भी तैयारी नहीं की थी। देखिए ब्रजेश भाई, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में आपने देखा नेशनल क्लामिटी 2 बार आई, एक सूखा आया, एक आई दूसरी ये बाढ़ आई।
बाढ़ और सूखे को जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने निपटा है, आपके चैनल पे मैं कम से कम 3 बार डिबेट, आप उसके एंकर थे और आपने डिबेट रखी और उसकी वजह से आप देखिए उत्तराखंड आज लहला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से वहां मेहनत हुई है, उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ की स्थिति है उसको आप ये मत सोचिए कि उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई काम नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से काम किया वो ऐतिहासिक काम है। हम काम करते हैं, जुमलेबाजी नहीं करते, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में सरकार में तो हमारी जिम्मेदारी है। मगर आप ये देखिए बनारस में जहां जितनी सबसे भयानक बाढ़ आई हुई है, प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी का एक ट्वीट वहां के लोगों के लिए नहीं आता। वहां के वो सांसद हैं, हम प्रधानमंत्री तो वो बाद में चलिए, आप सांसद की हैसियत से वहां के लोगों की आप बात कर। आपने वहां पे एक पीएमओ कार्यालय खोला है, पीएमओ ऑफिस है, वहां पर लोगों की समस्याओं के लिए आपने क्या इनिशिएटिव लिया? किसी तरह के इनिशिएटिव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में, और उसके बाद ये राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ 22.5 करोड़ लोगों की मदद करने का कोई प्रयास अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं किया है। आप लोग की और पॉलिटिक्स जारी रहेगी। आपने एक बात कही, देखिए जो बाढ़ की समस्या है, जो दुनिया के जो बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, हमसे बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। आप देखिए उनके वो बाढ़ इनसे अपनी तुलना मत करिए साहिब। मैं ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ, वो लोग जब बाढ़ नहीं रोक पाए, देखिए बाढ़ आप बहुत पीछे हैं अभी मैं वही कर रहा हूं, अभी मैं आप इसीलिए- आदिकाल में हैं उनसे तो अपनी तुलना ही मत करिए। डॉक्टर वेंकटेश, मैं आपके पास शायद अभी इंतजार करिएगा, मैं अगले टर्न में आपके पास आता हूं। कोई साइंटिफिक तरीका क्यों नहीं अब तक खोजा जा सका, कोई रिसर्च, कोई जानकारी कि हम इस बाढ़ की प्रॉब्लम से बचे कैसे, और उसका साइंटिफिक तरीका क्या है कि इस तरह की समस्याओं से अगर हम बचना चाहें तो इसका तरीका क्या है? देखिए, रिवर मैनेजमेंट कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा आपने शुरू में कहा कि हम चांद पे पहुंच गए, एक छोटा सा एक साइंस, एक विज्ञान है, नदी विज्ञान। इसकी समझ अगर आप देखेंगे, भारतवर्ष में हमारे पास एक पूरी मिनिस्ट्री है। बहुत कैजुअल अप्रोच है, कैजुअल इसको अप्रोच लेके। है, बिल्कुल आपने सही कहा कि नदी का जो विषय है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट को दिया गया है, जबकि भारत में एक नदी के लिए समग्र होलिस्टिक डिपार्टमेंट जो कि फ्लड को भी देखे, ड्राउट को भी देखे। आपको ये पता है कि साल में 3 महीने में 75% पूरे साल का बारिश होना है। आपको ये भी पता होता है, अभी जैसे कि 15 दिन पहले हमें पता था कि ईस्टर्न यूपी में हेवी रेनफॉल होने वाले हैं, नदियों के जो जल स्तर में वृद्धि होने वाली है। सबको सीडब्ल्यूसी ने बताया था, सेंट्रल वाटर कमीशन ने एक जारी की थी कि नदियों का डिस्चार्ज बढ़ेगा। लेकिन हमारे पास जो एडेप्टिव मैनेजमेंट है वो काफी पुअर है। एक तो नंबर 1, नंबर 2 कि जो हमारे पास जो फ्लड मैनेजमेंट के प्लान हैं जो हम फॉलो करते हैं वो भी आउटडेटेड है। अगर हमें ये सडनली रातों रात हमें 30 लाख लोगों को विस्थापित करना है, क्या आपके पास प्लान है? क्या आपके पास डुअल हैबिटेट पॉलिसी है? मैं तो ये कहता हूं कि जहां भारत एक देश है जहां पे 40 मिलियन हेक्टेयर फ्लडेड एरिया हैं और इसमें से करीब 8 से 10 मिलियन हेक्टेयर तो फ्लड होते ही होते हर साल, और उसमें से करीब 3.5 लाख हेक्टेयर क्रॉप एरिया डूबती है। जब आपको ये पता है, ये इनक्रोच्ड है नहीं, ये पूरी या ये नेचुरल है? और देखिए, बाढ़ फ्लड तो बिल्कुल नेचुरल है। नदी का नेचर है फ्लड करना। नदी का जो विज्ञान बताता है कि नदियां फ्लड करेगी, नदियों का जो हैवी सिल्ट लोड होता है उसको फ्लश करने के लिए नदियां फ्लड करती है। नदियों में जब डिस्चार्ज होगा तो नदियां फ्लड करेगी। आपको ये देखना होगा कि नदी का जो हाई फ्लड लेवल है, जिसको कि बाढ़ बिंदु बोलते हैं, अधिकतम बाढ़ बिंदु, जैसे कि गोमती का 111 मीटर है, कानपुर में आपका 113 मीटर है, बलिया में 60 मीटर है, पटना में करीब 52 मीटर है। तो ये सब जो अधिकतम बाढ़ बिंदु हैं, इससे नीचे में तो बिल्कुल कतई निर्माण ना हो। और दूसरी बात, हमें इसको रिवाइज भी करने होंगे। जैसे अभी हाई फ्लड लेवल, मैं अभी देख रहा था कि मोकामा में हाथीदा एक जगह है, वहां पे करीब 25-30 सालों का रिकॉर्ड टूटा है अभी जो फ्लड्स आए हुए। तो हमें ये देखना होगा कि इन जलोढ़ क्षेत्र में किसी भी तरह का पक्का निर्माण ना हो। खेती भी हो तो ये पता हो कि ये फ्लड्स करेंगी। जैसे टाल का क्षेत्र है, वहां पे चना या कुछ इस तरह के खेत होते हैं। प्रोफेसर विभूति राय, क्या इसका साइंटिफिक तरीका क्या है कि हम बाढ़ की आपदा से बचें, और इसका तरीका हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, खासतौर पर यूपी की सरकार और केंद्र की सरकार को? क्योंकि उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है। अगर यहाँ की 25% पॉपुलेशन अगर बाढ़ की प्रॉब्लम से जूझ रही है तो एक कुछ ठोस किए जाने की जरूरत है। देखिए, इसमें मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि वैज्ञानिक विधियां हैं। भारत जैसे विशाल देश और उत्तर प्रदेश जैसे विशालतम जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए कम से कम एक हमारे पास उपग्रह में हमने बहुत तरक्की की है।
एक नेचुरल डिजास्टर के लिए एक्सक्लूसिव उपग्रह होना चाहिए और इस प्रकार के उपग्रह के माध्यम से जिसमें हम संचार की भी व्यवस्था कर सकते सही सुझाव है आप आपका। अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इस समय बाढ़ में घिरे हुए हैं उन तक सूचना नहीं पहुंच सकती, बिजली नहीं है, कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, बैटरी नहीं है, उन तक क्या हम अपनी इस सूचना तंत्र का इस्तेमाल करें? हमारी समझ से केंद्र सरकार को भी और उत्तर प्रदेश सरकार को भी इस मामले में सोचना चाहिए कि विशेष रूप से एक हमारे पास ऐसा उपग्रह हो। दूसरा, जहां तक सवाल है मैपिंग का, कम्युनिकेशन आपको और बढ़ाना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन कहते हैं। उसके हमारे पास बहुत सारे सैटेलाइट भी हैं और बहुत सारे अवेलेबल मैप्स भी हैं और इवन हम ये भी कर सकते हैं कि उन मैप्स को रियल टाइम में इस्तेमाल कर सके। क्या ये डेटा आप यूपी गवर्नमेंट और केंद्र की सरकार के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, हम लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये मैपिंग जब बाढ़ नहीं आई हुई है उस समय करना होता है कि अगर बाढ़ 10 सेंटीमीटर पानी बढ़ेगा तो कितना क्षेत्र उसमें प्रभावित होगा, उसमें उस तो ये एक्सरसाइज प्रोफेसर राय, ये जी। एक्सरसाइज फ्लड टाइम के पहले क्यों नहीं की जाती है? देखिए, ये तो सरकारी एक वृहद प्रोजेक्ट है। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग छोटे एरियाज में करते हैं। मैंने लखनऊ और कानपुर क्षेत्र के लिए ऐसे मैप बना रखे हैं और उसको मैंने उसको वैज्ञानिक जर्नल्स में पब्लिश भी हुआ है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के लिए एक समग्र नीति बन करके उसकी ऐसी मैपिंग की मैं जाए। आप दोनों से आग्रह करूंगा, वेंकटेश जी और प्रोफेसर विभूति राय, कि आप दोनों मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करिए, साइंटिफिक रिपोर्ट तैयार करिए कि हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये रिपोर्ट सही हाथों में सिंचाई मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपने की जिम्मेदारी ईटीवी की होगी और उसका इम्प्लीमेंट भी ईटीवी करवाएगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है अगर आपके माध्यम से सरकार नहीं, मैं आप दोनों से निवेदन करता हूं जी, कि इस पर आप एक वृहद रिपोर्ट तैयार करिए, इस पर एक डीपीआर तैयार करिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश में बाढ़ की समस्या से निदान पाने का साइंटिफिक तरीका क्या है और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लिए जाने चाहिए फ्लड टाइम के पहले, ताकि ये जो जान माल का नुकसान है, लोगों का नुकसान है, फसल का नुकसान है, उससे हम बच सकें। मोहसिन रजा, प्रोफेसर राय ने भी बहुत अच्छी बात सुझाई कि हमें एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ानी चाहिए और हमको इस पर एक स्पेसिफिक एक उपग्रह की जरूरत है ताकि हमें सटीक जानकारी मौसम के बारे में मिल सके। केंद्र सरकार क्या इसमें कोई मदद मुहैया करा सकती है? नहीं, बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने कहा और आप हमेशा से ये टीवी हमारा जो है और आपके माध्यम से ऐतिहासिक कार्य कराता रहा है, उत्तर प्रदेश के लिए ही बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं। और हम आपसे यहाँ पर ये ब्रजेश आपके टीवी के माध्यम से बताना चाहते हैं दर्शकों को कि वही रिपोर्ट लेकर मैं भी उस रिपोर्ट को अपने प्रधानमंत्री तक पहुंचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि उसमें आपका भी सहयोग रहे, हमारा भी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। जनता की पहली बार मैं देख रहा हूं कि बड़ी सार्थक डिबेट आज हो रही है बहुत लंबे समय के बाद, कि हम कोई सी प्रॉब्लम को रेज कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एक्सपर्ट्स और पॉलिटिशियन हमें मुहैया करा रहे हैं। मोहम्मद साहिद, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग के पास ही ये जिम्मा है कि वो बाढ़ से राहत कार्य भी वही देखते हैं। जब हर साल इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है, बड़े बड़े बांध कट जाते हैं, मैंने देखा गोंडा में एल्गिन बांध कट गया, हर साल इस तरह से बांध आपके बह जाते हैं, लेकिन आप इंजीनियरों पर कार्रवाई के मामले में बहुत परहेज करते हैं। बहुत ही कमीशन खोर और बहुत ही एंटी सोशल हैं सिंचाई विभाग के इंजीनियर, और मुझे लगता है कि इनके खिलाफ जितनी कठोरतम कार्रवाई इन घूसखोर और बेईमान इंजीनियरों पर करनी चाहिए, ताकि जनता को कम से कम, अगर बांध बन गया है, टूटे तो नहीं, अगर टूट रहा है तो कितने लोगों को आपने दंडित किया? एक को खिलाफ भी अभी कार्रवाई नहीं हुई। नहीं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग में जितनी बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं भ्रष्ट इंजीनियरों के खिलाफ, उतनी तो आजादी के 70 साल हो रहे हो, इतनी कार्रवाइयां कभी नहीं होगी। ब्रिजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ईमानदारी से ये बात कर रहा हूं। अभी जैसे प्रोफेसर राय साहब ने एक सैटेलाइट की बात करी, सैटेलाइट देखिए, सैटेलाइट उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, वो भारत सरकार, मैंने रिक्वेस्ट कर ली है उसकी, नहीं, कार्यक्षेत्र में आता है तो भारत सरकार को इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए, मगर भारत सरकार इस तरह की कोई इनिशिएटिव नहीं। आप देखिए, अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है आप लोगों में? नहीं, होनी चाहिए, मगर अभी होती है कि नहीं? देखिए, आपको कोई जानकारी मुहैया केंद्र सरकार की तरफ से कराई गई? कुछ नहीं, साइंटिफिक कोई इन्फॉर्मेशन दी? मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कोई उत्तर प्रदेश सरकार की किसी तरह की मदद नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अपने दम पर आरोप लगाइए नहीं। प्लीज मोहसिन, अपनी बारी की प्रतीक्षा प्लीज। जिस तरह से बहुत सही डिबेट जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार जितने बाढ़ पीड़ित हैं उनकी मदद के लिए तैयार है और उसको खड़ी है,
और जिस तरह से उनकी मदद कर रही। अब केंद्र सरकार, मैं बार बार कहता हूं, केंद्र सरकार जो देश का राजा है उसका दिल बहुत छोटा है। 56 इंच का सीना तो था चुनाव से पहले, अब वो सिमट कर आ गया है, 11 इंच पर हो गया है। इसलिए उससे उम्मीद नहीं की जा सकती उत्तर प्रदेश जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के उनको बड़ा दिल दिखाकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश से 12-8 मंत्री आते हैं। वेंकटेश जी, हमें पहल क्या करनी चाहिए कि हम बाढ़ की समस्या से बच सकें? हमें क्या पहल करनी चाहिए सबसे पहले वेंकटेश तो जी? मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपके पास 30 सेकंड है, प्लीज। गंगा नदी में करीब 1000 नदियां मिलती है, राइट फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। इसमें कई सहायक नदियों की ड्रेजिंग, उसमें जो गाद जमा है, गाद पे एक नीति होनी चाहिए। दूसरी बात जो यहाँ हमारी गाद पे नीति कैसे बन सकती है? जैसे ही गाद पे जाते हैं, कोई हाईकोर्ट से जाके स्टे ऑर्डर ले आता है। नहीं, साहब, यहाँ तो आप देखिए, नदी में तो खुदाई कर ही नहीं पहले सकते तो हैं। नदी का विज्ञान तो निकल हमारे गया है। देश में एनजीटी, हाईकोर्ट, ये सब बैठे हैं ना। देखिए, इतनी आसान हमें नहीं है उत्तर प्रदेश में जितनी आपका सारी काम करना नदियां है। हैं, इसमें वाइल्ड रिवर तो कोई बचा ही नहीं। जो प्राकृतिक नदियां थी सबको हमने बिल्ड रिवर बनाया। हम नदियों के साथ हमें रहना भी है, हमें रिवर व्यू अपार्टमेंट्स भी बनाने, नदियों के किनारे ही रहना है। तो हमें बीच का रास्ता निकालना होगा। नदी का जो अपना जलोढ़ क्षेत्र है, जैसे आजकल एक रिवर फ्रंट का फैशन हो गया है कि नदी के अंदर जो है हम एक चैनल बनाते हैं, उसको नदी को कम करते हैं और फिर जब बाढ़ आता है तो फिर हम सबको ब्लेम करते हैं। नहीं, रिवर फ्रंट फैशन नहीं है, रिवर फ्रंट जरूरत है। ऑल राइट, वो जरूरत है, फैशन नहीं है। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज नहीं, वेंकटेश देखिए, जी नदी, कंटिन्यू। मैं ये बताना चाहूंगा कि नदियों का अपना फ्रंट होता है, नदियां अपना फ्रंट खुद बनाती है और ये लाखों साल से चल रहा है। आज जो गंगा का विस्तृत मैदान बना है, ये नदियों की वजह से बना है। जो हमारा तराई बेल्ट बना है, नेपाल की नदियों से बना है। अगर आप इन नदियों पे रिवर फ्रंट बना दें तो सारी की सारी जनता डूब जाए। अगर कुछ इस तरह के फ्लैश फ्लड्स हो, डिस्चार्ज यहाँ पे 100 गुना ज्यादा हो, तो आप कहां ले जाएंगे इन लोगों को? नहीं, डायफ्राम वाल है, डायफ्राम वाल है, उससे इतनी ऊंची है कि उससे बाढ़ नहीं आ सकती। नहीं, डायफ्राम वॉल तो आपने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है। ऑब्वियस है लेकिन भाई, ऑब्वियस है। जब कोई चीज का निर्माण होगा, जब उसका कोई निर्माण होगा, रुपया बर्बाद ऑल राइट प्रोफेसर राय, ऑल राइट, प्लीज प्लीज नो। बात करने के बाद अभी आपके किसी प्रोजेक्ट की आलोचना नहीं हो प्रदेश रही। के विकास ही इज मंत्री एक्सपर्ट, लालजी टंडन साहब प्लीज अलाउ हिम टू स्पीक, 474 प्लीज। करोड़ रुपया गोमती शायद- एक्शन प्लान पाया, खा गए। All आप right. बता रहे हैं हमको क्या बात All है right. करते एक हैं? रुपए का आरोप काम लगाते नहीं, हैं, एक दीवार सामने तक की नहीं बात है, उठी। शाहिद भाई, सामने की बात आप है, लोग आप सामने देखिए वक्त ना। डिरेल कर रहे हैं। प्लीज 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 प्रोफेसर राय जी। हमें इसका सोल्यूशन बताइए कि किस तरह से हम ऐसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, देखिए, और क्या रिवर फ्रंट वाकई में नहीं बनने चाहिए? देखिए, सारी दुनिया में इस तरह की जो बड़ी नदियां हैं उसके लिए एक विस्तृत जानकारी सबके समग्र रूप से रखी जाती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि हर नदी में एक नॉर्मल नदी का एक अपना बहाव होता है, उसको हम चैनल कहते हैं, और उसका एक फ्लड प्लेन होता है करीब 8-10 किलोमीटर का। उसका जो एरिया है उसको टच नहीं करना चाहिए। जहां तक सवाल है, चाहे वो बड़े क्षेत्र, बड़े शहरों के बीच से निकल रही हो, जब से हमने ये फ्लड प्लेन जो इसकी एक मॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी का एक अपना हिस्सा होता है, या समझिए कि नदी के शरीर का हिस्सा है, उसमें हमने इंक्रोचमेंट अलाउ कर दिया। प्रदेश और देश में सभी जगहों पे जो बड़ी नदियां हैं, ऐसा संज्ञान में आया है कि वहां पर कॉलोनीज बन गई। हमारे यहाँ लखनऊ में एलडीए ने अपना डेवलपमेंट किया, आगरा में भी ऐसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया, तो जब मेरे तक- पास वक्त का जी, अभाव है। बस मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि ये जो रिवर फ्रंट का कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर डेवलप होना चाहिए, लेकिन हम अपना फ्लड प्लेन छोड़ दें उसके बाद। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेंकटेश दत्त, प्रोफेसर राय, मोहसिन रजा और मोहम्मद साहिद, आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, लखनऊ के जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह बना दिए गए हैं। एलडीए के वाइस चेयरमैन है, उनको फिलहाल लखनऊ का जिलाधिकारी बनाया गया, और लखनऊ के मौजूदा डीएम राजशेखर बरेली तबादला कर दिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में 21 जिला अधिकारियों का तबादला हुआ है। सुरेंद्र सिंह को डीएम उन्नाव बनाया गया, और कंचन वर्मा मिर्जापुर की जिलाधिकारी बनाई गई हैं। विस्तृत सूचना आपको बिग ब्रेकिंग न्यूज में पट्टी पर उपलब्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का मेरे साथ इस बड़ी परिचर्चा में शिरकत करने के लिए। दरअसल बाढ़ की विभीषिका से बचना है तो हमें बहुत साइंटिफिक वे में और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भी डेवलप करना पड़ेगा, और खास तौर पर जो डॉक्टर वेंकटेश ने कहा कि हमको फ्लड एरिया में विशेष रूप से सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि वहां पर इंक्रोचमेंट्स ना हो, और नदियां जब अपना आकार लेती हैं तो उनके पानी को और उनके रास्ते को रोका नहीं जा सकता। अगर वो रास्ता रोका जाएगा तो निश्चित तौर पर तबाही तय है। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम को देखने के लिए।